Hello everyone and welcome to the Commune Gurukul. I am अनिमेश गौरव और मैं आपको UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और JNU एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है और आप फ्रीक्वेंटली इस चीज को देखेंगे कि इससे आपके एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो सबसे पहला आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में दिया था। लेकिन 1935 में ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हुई थी, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल डिमांड बनाई कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 1935 में, और बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर में ये एक्सेप्ट किया इंडिया की राइट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आती है 1946 में, जिस आधार पे इलेक्शंस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की जाती है, जिससे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस बॉडी के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। प्रोविंशियल जो असेंबलीज उस समय थे, उस असेंबलीज के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे बाय मेथड ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ये फॉर्म हुआ था, इसका अल्टीमेट पर्पस था हमारे देश के लिए एक संविधान बनाना। हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड में कैबिनेट मिशन प्लान की। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए और भारतीयों की आगे की जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिक्स, एंड एवी अलेक्जेंडर, ये एक 3 मेंबर बॉडी थी जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को ये इंडिया आती है और इसने अपनी प्लान को पब्लिश किया था। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जितने भी प्रोविंसेस उस समय थे और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, उनके पॉपुलेशन के आधार पे उनको कुछ सीट्स दी गई थी इस असेंबली के लिए। ब्रिटिश रूल के अंदर 292 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंसेस से इलेक्ट होने थे इसमें, और जो प्रिंसली स्टेट से उससे 93 मेंबर्स की सीट उनके लिए दी गई थी। अगर बात की जाए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, तो मुस्लिम, सिख्स जनरल सीट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी के अंदर की गई थी। जो मेंबर थे इन कम्युनिटीज के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इलेक्ट किया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मेंबरशिप क्या थी। जो इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 389 थे, ठीक है। लेकिन पार्टीशन के बाद जो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था, जिसमें 3 जून प्लान, जिसे हम कहते हैं व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान डोमिनियन में, तो मेंबर्स ऑफ जो मुस्लिम लीग्स थे वो इस असेंबली से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए डोमिनियन के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है। और पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, तो जो 389 मेंबर्स टोटल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, नाउ इट इज लेफ्ट टू 299, और इसमें से 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होने थे, प्रोविंशियल असेंबलीज से, और 70 जो है वो नॉमिनेटेड होना था प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत वो टेम्परेरी चेयरमैन बनाए, क्योंकि ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, तो इट वाज ए फ्रेंच प्रैक्टिस जहां पे ओल्डेस्ट मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। बाद में इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने प्रेसिडेंट के रूप में
एंड H.C. मुखर्जी को, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट करा था। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे BN राव। आपके एग्जामिनेशन में MCQ पैटर्न के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 389 were the initial membership, 296 were from the British India and 93 from the princely states। और ये जो 296 ब्रिटिश इंडिया में था उसमें 292 जो था वो जो सीट्स था वो ब्रिटिश इंडिया के 11 गवर्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट होने थे और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से होने थे। जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। जो सीट्स एलोकेटेड की गई थी वो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में थी, 1 to the million। ये उसका पॉपुलेशन रिस्पेक्ट पे इलेक्शन हुआ था। इच प्रोविंस में जो सीट्स डिसाइडेड थे वो मुस्लिम, सिख्स और जनरल, इस 3 कैटेगरी में डिसाइडेड थे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इच कम्युनिटी के उनके द्वारा इलेक्ट किया गया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को यूज किया गया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस में यूज हुए थे। तो आप देखेंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्शियली इलेक्टेड है और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी है। ये नॉमिनेटेड इसीलिए है क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स अपने मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और पार्शियली इलेक्टेड होकर ब्रिटिश की जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हैं उससे 292 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हो रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में, आप जानते हैं 1935 के एक्ट के तहत वो लिमिटेड फ्रेंचाइजीज हैं, अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, यानी सबको वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था। लेकिन ये भी बात सच है कि इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था, लेकिन इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भारत के हर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो होती है, फर्स्ट इट वाज हेल्ड इन 9th of December 1946, और फिर आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है पहली मीटिंग में, और उसके बाद फिर 3 जून प्लान आता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर दी जाती है। टेम्पररी प्रेसिडेंट आप जानते हैं फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और इलेक्शंस के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर, और जब मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं तो मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कम हो जाती है पहले के तुलना में। जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे वो इनिशियली दे वर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, दे डिडंट सेंड देयर नॉमिनेशंस, लेकिन उसके बाद फिर ये पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के संविधान को बनाने में 11 सेशन में 2 साल 11 महीने और 18 दिन पूरे के पूरे लेते हैं, जिससे भारत का संविधान तैयार होता है। जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जो बाद में आप इंडियन प्रीएम्बल देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन और का जो फिलॉसफी और फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा हो, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया था जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। यूनानिमसली ये पास्ड हो गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी होगी, किस दर्शन पे आधारित होगी, इन सब चीजों की बात की गई थी। साथ ही इसमें भारत एक रिपब्लिक होगा, ये बात की गई थी। भारत में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हर एक नागरिक को सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की इस ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बात की गई थी। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास को सेफगार्ड की जाएगी, ये भी इसमें बात की गई थी। साथ में वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वर्ल्ड पीस की बात की गई थी, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात की गई थी। लेटर ऑन ये सब एक
डॉक्ट्रिन बना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वर्ल्ड पीस, इंडिया विल बी ए रिपब्लिक, वी विल इंश्योर पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के सेफगार्ड होने की बात की गई, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीजों की बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में की जाती है। इट वाज मूव्ड बाय नेहरू इन दिसंबर 1946 और यूनानिमसली यानी एक मत से 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास करती है इस रिजोल्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मेजर और माइनर कमिटीज का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर लगभग 22 ऐसे कमिटीज थे जिसके बारे में उनके कौन चेयरमैन थे ये आपको जानना होता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, नेट का एग्जाम हो या आपका जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे यूनियन पावर कमिटी को हेड कर रहे थे, इसमें 8 ऐसे कमिटीज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेजर कमिटीज थे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज थे। जिसमें पावर कमिटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी था, आप जानते हैं सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सरदार पटेल ने इंडिया को यूनिफाई करने के लिए, देशी रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए, अंगीकृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर। और साथ में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था। जो ड्राफ्टिंग कमिटी है आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर उसको लीड कर रहे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कमिटीज में, मेजर कमिटीज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की। एक कमिटी थी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको प्रिसाइड कर रहे थे सरदार पटेल। और इसके अंदर कुछ माइनर कमिटीज थी, सब कमिटीज थी, जैसे फंडामेंटल राइट के लिए जो थी उसको जेबी कृपलानी कर रहे थे हेड, माइनॉरिटीज के लिए जो एक्सक्लूसिवली थी वो इसको एचसी मुखर्जी कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी को गोपीनाथ बारदोलोई हेड कर रहे थे, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी को एवी ठक्कर। तो ये चारों सब कमिटीज थी जिसको लीड कर रहे थे अलग अलग लीडर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के। जो रूल्स प्रोसीजर कमिटी थी उसको देख रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो ही वाज द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। स्टेट कमिटी ऑन नेगोशिएशन विद स्टेट्स, ये जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। स्टीयरिंग कमिटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। आप जानते हैं कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो प्रोविंसेस की बात हुई, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की, आप जानते हैं सरदार पटेल का बहुत कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे सरदार पटेल आपके ऑप्शंस होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हो या यूनियन पावर कमिटी हो या नेगोशिएशन विद स्टेट्स हो, इसमें नेहरू प्रेसिडेंट थे इन कमिटीज के। इसके अलावा जो कमिटीज हैं उसके आपको नाम याद रखने, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपके लिए आता है। यहाँ से कुछ माइनर कमिटीज में जो कमिटीज ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको जीवी मावलंकर हेड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी को के एम मुंशी लीड कर रहे हैं। हाउस कमिटी को पत्ता भाई सीतारामैया ही लीड कर रहे हैं। ये पत्ता भाई सीतारामैया ही हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा है, और ही वाज द सेम पर्सन हु वाज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द त्रिपुरी कांग्रेस। जो त्रिपुरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का संकट होता है और वहां पे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। गांधी जी के नॉमिनेटेड उम्मीदवार होते हैं पत्ता भाई सीतारामैया, जो इलेक्शन हार जाते हैं इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए। नेशनल फ्लैग के लिए जो एडहॉक कमिटी है उसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्पेशल कमिटी है टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन है डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन स्पेशल कमिटी बना गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए। और क्रेडेंशियल कमिटी, ये दो अलग अलग कमिटियां हैं जिसको लीड कर रहे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक कमिटी और भी है माइनर कमिटीज में, फिनेंस एंड स्टाफ कमिटी, जिसको लीड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। ऐसे मैंने कमिटीज का आपके सामने लिस्ट दिया हुआ है स्क्रीन पे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज एक बार और रिवाइज कर लें और एग्जाम इससे देने जाएं, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में से सॉल्व होंगे। जो मेजर कमिटीज थी उसमें एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि इसे काम दिया गया था पूरे संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए।
और इस कमिटी ने अपनी पहली ड्राफ्ट फरवरी 1988 में प्रस्तुत की थी, और सेकेंड ड्राफ्ट उसमें जब उसमें बहुत सारे पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक स्क्रूटनी करने के लिए दिया गया था, उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट आफ्टर सो मेनी सजेशंस अक्टूबर 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी सेकेंड ड्राफ्ट रिलीज की थी। इसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। एग्जाम्स में आपको ये भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सद्दाउल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, जिनको बाद में एन माधवराव रिप्लेस करते हैं उनके इल हेल्थ की वजह से, डीपी खेतान ओरिजिनल मेंबर्स हैं, 1948 में इनकी डेथ हो जाती है, और टीटी कृष्णचारी इनके जगह ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबसे पहला काम जो किया वो भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसे लगे भारत के संविधान को प्रिपेयर करने में। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं जब पूर्ण स्वराज की बात लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में की जाती है तो 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की जाती है। इसलिए 26 जनवरी को उस हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की वजह से, उस डेट की हिस्टोरिसिटी की वजह से बाद में इसी डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ओरिजिनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल हैं। अभी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और लगभग 465 के पास आर्टिकल्स हैं कुछ। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो और भी काम किए हैं उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली को फ्रेम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश का। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये भारत के पहले संविधान सभा जो है वो भारत के पहले पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी। तो जब ये इसकी 2 काम थे, एक तो भारत के लिए संविधान का निर्माण करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और दूसरा काम था ऑर्डिनरी लॉज को बनाना जो एक पार्लियामेंट्री काम है। तो जब भी ये संविधान बनाने का काम ये बॉडी करती थी तो इसको लीड कर रहे होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये बॉडी बैठती थी ऑर्डिनरी लॉज यानी पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन करने के लिए तो इंडिया के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के रूप में प्रिसाइड करते थे ये, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉ को फ्रेम करने के लिए बैठती थी। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के नेशनल फ्लैग जो ट्राइकलर है हमारा प्यारा तिरंगा, उसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को इसने रीइटरेट किया था, रेटिफाई किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसने इलेक्ट किया था। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत क्रिटिसिज्म होती है, बहुत आलोचना लोग करते हैं। सबसे पहले इसलिए कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे। आप जानते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर्स को नॉमिनेट करा गया था, इलेक्ट किया गया था, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशंस हुए थे, यानी ये एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, क्योंकि ये ब्रिटिश ऑर्डर के आधार पे हुआ था, ये भारतीयों के द्वारा नहीं हुआ था। आप जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसको 1947, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कानून बनाई थी, इसीलिए कहा जाता है कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। इसने बहुत टाइम ले लिया, आप जानते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन, और ये कांग्रेस पार्टी से डोमिनेटेड थी, मेंबर्स अदर पार्टी के इलेक्टेड इसमें नहीं थे। और कहा जाता है कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है,
लॉयर पॉलिटिशियंस इसमें बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और हिंदूज वेयर इन द मेजॉरिटी इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देयरफॉर दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जेएनयू की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जेएनयू ने एनटीए जब से एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम जेएनयू के एग्जाम का हो रहा है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को जेएनयू पूछती है। और एनटीए के एग्जामिनेशंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आप देखेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप कम्यून गुरुकुल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पिनिंटरेस्ट के थ्रू। और भी वीडियोस हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा जो टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के उस पर रेगुलरली अपडेट होती रहेंगी। आप 8860540024 पे व्हाट्सएप करके और भी जो आपकी क्वेरीज हैं कोर्स को लेके वो वहां से आप जान सकते हैं। हमारी अभी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, यूसेट पीजी पॉलिटिकल साइंस और जेएनयू के मास्टर्स आईआर और पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस करने के लिए हमारी कोर्सेज चल रही हैं। आप उसमें इनरोल कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत स्ट्रक्चर भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।